बंग, या कहना चाहिए बड़ा बंग। बड़ा बंग, अरे तो बड़े बंग के बाद ब्रह्मांड सब गर्म गर्म सुपर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ था। जब यह ठंडा होना शुरू हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पहले हाइड्रोजन के आयनाइज परमाणु बनाने लगे और बाद में कुछ हीलियम भी। ये हीलियम और हाइड्रोजन के आयनित परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया, जिससे वे तटस्थ परमाणु बन गए। इसके नतीजे में रोशनी पहली बार बिना किसी रुकावट के यात्रा करने लगी, क्योंकि अब ये फ्री इलेक्ट्रॉनों से परावर्तित नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड अब अंधेरा नहीं रहा। साथ ही ये अभी भी बिग बैंग के बाद कुछ 100 करोड़ सालों का समय था, जब तक कि पहले प्रकाश के स्रोत दिखाई देने लगे। तभी अंतरिक्ष के अंधेरे युग का अंत हुआ। हमें बिल्कुल नहीं पता कि इस ब्रह्मांड की पहली रोशनी कैसी थी या पहले तारे कैसे बने, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो हमें जवाब खोजने में मदद कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये क्यों जरूरी है? चलो पता लगाते हैं। सोचो, एक तारा है। ये बहुत बहुत पुराना तारा है, शायद बाहर का सबसे पहला तारा। ये तारे से रोशनी 13.6 अरब साल पहले निकली और समय और अंतरिक्ष की एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ी। इसे हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचना है। जब ये रोशनी हम तक पहुंचती है तो इसका रंग या तरंग दैर्ध्य लाल की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत काम में आता है। इसके मुताबिक ब्रह्मांड का फैलाव मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच का स्पेस भी खिंचता है, जिससे वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, रोशनी भी खिंचती है, जिससे उसकी तरंग दैर्ध्य लंबा हो जाता है। आखिर में ये रोशनी हमें इंफ्रारेड के तौर पर पहुंचती है। एक तरह से कहें तो रेड शिफ्ट का मतलब है कि जो रोशनी पहले तारे या आकाश गंगाओं से अल्ट्रावायलेट या दृश्य रोशनी के रूप में निकलती है, वो जब हम यहाँ उसे देखते हैं तो वो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में बदल जाती है। सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स जिनका रेड शिफ्ट बहुत ज्यादा है, उनकी वो थोड़ी सी दृश्य रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नजदीकी और मध्यवर्ती हिस्से में बदल जाती है। इसलिए उन अंतरिक्ष वस्तुओं को देखने के लिए हमें एक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत है। और अगर हम वेब टेलीस्कोप की बात करें तो ये बिग बैंग के बाद लगभग 100 मिलियन से 250 मिलियन साल पीछे देख सकता है, जो कि वाकई में अद्भुत है। तो इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य पर ब्रह्मांड का अध्ययन करके जेम्स वेब हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो किसी और टेलीस्कोप ने पहले कभी नहीं दिखाई। इस अद्भुत उपकरण का मुख्य उद्देश्य उन गैलेक्सीज और तारों का अध्ययन करना है जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने थे। इतनी दूर अतीत में देखने के लिए हमें अंतरिक्ष में और गहराई से देखना होगा। इसकी वजह यह है कि वहां से हमें वापस आने में रोशनी को समय लगता है। तो जितना दूर हम देखते हैं उतना ही अतीत में झांकते हैं। पहले आकाश गंगाओं को खोजने के लिए जेम्स वेब एक अल्ट्राडीप नजदीकी अवरक्त सर्वे करेगा। फिर वो कुछ और शोध के तरीकों के साथ इसे आगे बढ़ाएगा। अब जैसे कि तुम्हें याद है, शुरुआती ब्रह्मांड में तारों और आकाश गंगाओं के बीच का गैस ओ था और ऊर्जावान तारे की रोशनी उसमें नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर बिग बैंग के बाद लगभग 1 अरब साल बाद ये अचानक पूरी तरह से पारदर्शी हो गया। क्यों? जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद इसका कारण ढूंढ चुका है। एक समय था जब पहली गैलेक्सी के सितारों ने इतना प्रकाश छोड़ा कि उनके चारों ओर का गैस आयनित और गर्म हो गया। इससे सैकड़ों मिलियन सालों में दृश्य साफ होने में मदद मिली। हाल ही में वैज्ञानिकों को जो नई जानकारी मिली वो एक समय अवधि के बारे में थी जिसे पुनहायन के युग कहा जाता है। इसी दौरान ब्रह्मांड में कुछ बड़े बदलाव हुए। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में गैस बहुत ही गर्म और घनी थी। करोड़ों साल बीते और ये ठंडी हो गई। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने रिपीट बटन दबा दिया और गैस फिर से आयनित और गर्म हो गई। ये संभवतः शुरुआती सितारों के बनने के कारण हुआ। इसके बाद लाखों साल बाद ये मिश्रण पारदर्शी हो गया। काफी समय से शोधकर्ता इन बदलावों के पीछे की वजह समझने के लिए ठोस सबूत खोजने की उम्मीद कर रहे थे। और अब दूरबीन ने आखिरकार दिखा दिया है कि ये पारदर्शी क्षेत्र गैलेक्सियों के चारों ओर है। खगोलज्ञों ने देखा है कि ये गैलेक्सियां अपने चारों ओर के गैस को फिर से आयनित कर रही है। और तो और उन्होंने ये भी माप लिया है
कि ये पारदर्शी क्षेत्र कितने बड़े हैं। ये गैलेक्सियों की तुलना में बहुत विशाल है। एक गर्म हवा के गुब्बारे की कल्पना करो और अब उसके अंदर एक मटर तैरती हुई सोचो। समझ गए ना? और सुनो, ये छोटे छोटे गैलेक्सियों ने पूरे पुनः प्रक्रिया को चलाया, उनके चारों ओर बड़े बड़े क्षेत्र को साफ कर दिया। ये पारदर्शी बुलबुले बढ़ते गए जब तक कि वे आपस में मिलकर पूरे ब्रह्मांड को पारदर्शी नहीं बना दिया। शोध टीम ने पुनः आयोनाइजेशन के युग के खत्म होने से पहले के समय को लक्ष्य बनाने का फैसला किया। उस समय ब्रह्मांड पूरी तरह से धुंधला नहीं था, लेकिन पूरी तरह से साफ भी नहीं था। ये अलग अलग स्थितियों में गैस के क्षेत्रों का एक पैचवर्क था। इस दिलचस्प तथ्य को जानने के लिए खगोलज्ञों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक क्वासर की दिशा में लक्ष्य बनाया, जो एक बेहद चमकीला अंतरिक्ष वस्तु है। ये एक बड़े टॉर्च की तरह काम कर रहा था, जो गैस के अलग अलग हिस्सों में हमारी तरफ बढ़ रहा था। या तो ये आसपास के मोटे हिस्सों में समा गया या फिर उन जगहों पर बेधड़क घूमता रहा जहां गैस पारदर्शी थी। फिर वैज्ञानिकों ने वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके उस स्पेस के क्षेत्र में गैलेक्सी की जांच की। उन्हें पता चला कि ये गैलेक्सीज आमतौर पर लगभग 2 मिलियन प्रकाश वर्ष के दायरे में पारदर्शी क्षेत्रों से घिरी हुई थी। तुलना के लिए, जो जगह गैलेक्सियों ने साफ की थी वो हमारी घर के मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे सबसे करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच की दूरी के लगभग बराबर थी। और टेलीस्कोप ने उन गैलेक्सियों को उनके चारों ओर की जगह साफ करते हुए देखा। ये पुनर्जनन के युग का अंत था। तब तक किसी के पास ये जानने का कोई सबूत नहीं था कि पुनर्जनन का कारण क्या था। टीम बाकी 5 क्षेत्रों में दूसरी आकाश गंगाओं पर रिसर्च करने की योजना बना रही है। वेब टेलीस्कोप के पहले क्षेत्र के नतीजे बेहद स्पष्ट रहे हैं और हालांकि खगोलज्ञों ने पुनः आयनीकरण के समय में मौजूद कुछ दर्जन आकाश गंगाओं की पहचान की उम्मीद की थी, उन्होंने वास्तव में 117 आकाश गंगाओं को खोज निकाला। अब चलो आज के शो के मुख्य हीरो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये एकदम शानदार उपकरण है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और बाद वाले ने ऐसे जगहों का अवलोकन किया है जो 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप भी काफी महंगा है, हल्के शब्दों में कहें तो, जबकि इसकी शुरुआती लागत सिर्फ 1 से 3.5 बिलियन डॉलर के बीच आकी गई थी। पूरे विकास प्रक्रिया की लागत लगभग 10 बिलियन डॉलर रही। तुलना के लिए नासा ने हबल टेलीस्कोप बनाने और लॉन्च करने में 4.7 अरब डॉलर खर्च किए और इसे कक्षा में ठीक करने में और 1.1 अरब डॉलर लगे। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप खुद 3 मंजिल ऊंचा है और टेनिस कोर्ट के आकार का है। इसके शीशे अब तक के सबसे हल्के बड़े टेलीस्कोप के शीशे हैं। निर्माण प्रक्रिया के दौरान उनका वजन 92% कम हो गया। जब आप इन्हें देखते हैं तो टेलीस्कोप के शीशे सोने जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये बेरिलियम से बने हैं। ये एक स्टील ग्रे, हल्का और भंगुर धातु है। हर पर सोने की कोटिंग लगाई जाती है, ये सच है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से सोने से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये कीमती धातु छोटे छोटे तापमान के बदलाव पर भी फैलती और सिकुड़ती है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में कुल सोने की मात्रा 2 ऑन से भी कम है। ये एक गोल्फ बॉल के साइज का सोने का टुकड़ा है और जो सोने की प्लेटर को ढकती है वो 1000 एटम से भी पतली है। जहां तक टेलीस्कोप की क्षमताओं की बात है, ये 24 मील दूर से एक अमेरिकी पेन्नी को साफ साफ देख सकेगा और 340 मील दूर से एक फुटबॉल को भी। जेम्स वेब का टेलीस्कोप खुद को ठंडा कर रहा है और इसका तापमान -370 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता। ये इतना ठंडा है कि तरल नाइट्रोजन बना सकता है। एक सच में बड़ा 5 परतों वाला सूरज का ढाल टेलीस्कोप के चारों ओर है और जितना हो सके सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है, जिससे टेलीस्कोप ठंडा रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।